सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से आज ईडी पूछताछ करने वाली है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिया को पूछताछ करने के लिए आज सुबह मुंबई दफ्तर पर पेश होने के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी रिया के करीबी सैमुअल मिरांडा और उसके सीए का बयान भी दर्ज कर चुकी है। माना जा रहा है कि ईडी रिया के खातों से होने वाले लेन देन के बारे में जानकारी मांग सकती है। इससे पहले ईडी 2 बार रिया के करीबी सैमुअल मिरांडा से पूछताछ कर चुकी है। मिरांडा से कल ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की। आपको बता दें कि सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था कि सुशांत के खातों से तकरीबन 15 करोड़ रुपए गायब हो गए थे। इस मामले को लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। मुंबई से हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। संकेत, क्या जानकारी, आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, कितने बजे रिया को पेश होना है? रिया चक्रवर्ती को समन भेजा था और उन्हें पूछताछ के लिए आज ईडी के दफ्तर पहुंच रहा है। आपको बताऊं कि 31 जुलाई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के ऊपर मामला दर्ज किया था। उसके बाद से ही ईडी लगातार इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि परिवार की तरफ से आरोप लगाए गए थे सुशांत सिंह के कि रिया चक्रवर्ती और उसके भाई ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के पैसों का गबन किया है। यही वजह है कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले की जांच कर रही है। अब तक 4 लोगों के बयान ईडी ने दर्ज किए हैं। इसके पहले जो रिया चक्रवर्ती के करीबी हैं और सुशांत के जो हाउस मैनेजर हुआ करते हैं मिरांडा, उनसे 9 घंटे तक कल ईडी ने पूछताछ की है। परसों भी उनसे पूछताछ की गई थी। इसके अलावा जो रिया के सीए हैं रितेश शाह, उनसे भी पूछताछ की है। साथ ही साथ ईडी ने ठीक है जी संकेत, शुक्रिया आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। और सुशांत केस की छानबीन के लिए सीबीआई की एक टीम जल्द ही मुंबई रवाना हो सकती है। मुंबई की सीबीआई की लोकल ब्रांच इस टीम को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराएगी, जिसमें एडिशनल एसपी अनिल यादव को इस मामले की जांच के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया है। आपको बता दें कि कल ही सीबीआई ने सुशांत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने रिया के परिवार के साथ ही उसके करीबियों और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो सीबीआई ने रिया समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब सुशांत केस का जो जिम्मा है वो सीबीआई के हवाले है। जल्द ही दिल्ली से सीबीआई की टीम मुंबई के लिए रवाना होगी। वहीं मुंबई गई बिहार पुलिस की टीम पटना लौट आई है। पटना पुलिस की टीम ने अपनी रिपोर्ट पटना के एसएसपी को सौंप दी है। रिपोर्ट में छानबीन के बारे में जानकारी दी गई है, खासकर रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों के बारे में भी रिपोर्ट दी गई है। सूत्रों का दावा है कि पुलिस को काफी ठोस सबूत हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि सुशांत रिया से परेशान थे। इसके अलावा परिवार वालों ने के इस आरोप में भी दम था कि रिया सुशांत को परिवार से दूर रखना चाहती थी। पटना से हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, क्या जानकारी कुछ अगर आप बता सके, रिपोर्ट जो पेश की गई है बिहार पुलिस की तरफ से, क्या है उसमें? पटना पुलिस की 4 सदस्यों की टीम जो ले गई थी वो कल वो पटना वापस लौटी और लौटने के बाद उसने पटना के एसएसपी को पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सुशांत के बैंक डिटेल्स के अलावा उसकी पर्सनल लाइफ और रिया के सुशांत के पिता के जो आरोप थे जो रिया के परिवार वालों के खिलाफ लगाए गए थे, वो सारे जो दस्तावेज जांच हुई है उसमें वो उस बात की पुष्टि होती है किस तरीके से रिया लगातार जब सुशांत अपने पिता के घर अपनी बहन के घर गए थे जनवरी महीने में, तो सिर्फ 6-5 दिनों में उन्होंने 25 बार कॉल किया था सुशांत के फोन पे। और सुशांत क्यों बार बार अपना सिम चेंज करते थे, इन सब बातों की इस रिपोर्ट में की गई है। और इस बात से पुष्टि हुई है कि जो सुशांत के पिता जो आरोप लगा रहे हैं रिया के प्रति, वो कहीं न कहीं एक सही है और जांच उसी दिशा में चल रही थी। इस सारी रिपोर्ट के आधार पर आईजी ने एक रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट बनाई है जो सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल की जानी है अगली सुनवाई के दिन, उस दिन वो दाखिल की जाएगी। और पटना पुलिस इस बात के लिए भी तैयार है कि इन सारे रिपोर्ट को जो सीबीआई की टीम जो पटना आएगी उनको जो एफआईआर की कॉपी दी जाएगी, उसके साथ ये स्टेटस रिपोर्ट भी उन्हें सौंपी जाएगी। यानी जो परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया है वो कहीं ना कहीं इस जांच में, जो जांच बिहार पुलिस करके लौटी है, उसमें सही साबित होती नजर आ रही है।
दो बातें इस जांच से साफ हो चुकी है। एक तो बिहार के डीजीपी ने भी साफ कर दिया है, जब जांच टीम के सदस्य उनसे मिले थे और उसके बाद उन्होंने जो मीडिया से बात की तो उसमें एक लाइन उन्होंने वो कहा था कि कहीं न कहीं इस कांड का दिशा कल्याण हत्या का जो सुसाइड केस जो है उससे इसका लिंक है। और दूसरी बात की जो आरोप केसी ने लगाया था सुशांत के पिता ने, वो भी सही दिख रही है। अभी तक की जांच के आधार पर जो टीम जांच करने गई थी, जो एनालिसिस की गई थी और जो बयानों जो 10 से ज्यादा लोगों का जो बयान लिया गया था उसमें इस बात की पुष्टि होती है। जी अमिताभ, शुक्रिया आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। अब बात मुंबई की। मुंबई में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है और अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुरुवार को भी बारिश की वजह से मुंबई के अधिकतर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने रहे। आपको बता दें कि मुंबई में 3 दिनों की बारिश ने कोहराम मचा दिया है। कई इलाकों में 4 फीट तक पानी जमा हो चुका है। तेज हवाओं की वजह से दर्जनों पेड़ गिर गए हैं और बारिश ने रेल और सड़क यातायात को भी ठप कर दिया था। मुंबई में आज भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और लगातार 3 दिनों की बारिश की वजह से मुंबई के ज्यादातर इलाकों में पानी भर चुका है और बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। हमारे सहयोगी संकेत इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, क्या अपडेट है मौसम को लेकर? अभी किस तरह के हालात हैं मुंबई? इस वक्त फिलहाल मुंबई में बरसात रुकी हुई है। देर रात से भी हल्की बरसात देखी गई है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा था कि भारी बरसात मुंबई में हुई थी, जिसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया था। कई जगहों पर भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई थी। लेकिन आज थोड़ी राहत की बात है क्योंकि बरसात सुबह से रुकी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 24 घंटे मुंबई में भारी बरसात हो सकती है। ऐसे में लोगों से भी प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो वो घरों से बाहर ना निकलें। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि समुद्री किनारे से भी लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया है क्योंकि दोपहर में हाई टाइड का भी समय है। ऐसे में अगर उस वक्त तेज बरसात होती है तब एक बार फिर से जलभराव जैसी स्थिति मुंबई में देखने को मिल सकती है। वहीं मुंबई के जो आसपास के इलाके हैं, अगर मैं थाने, कल्याण, पालघर या रायगढ़ की बात करूं तो वहां भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात फिलहाल यही है कि मुंबई में सुबह से बरसात रुकी हुई है। जी ठीक है संकेत, शुक्रिया आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और दिल्ली पुलिस ने पीरागढ़ी रेप केस के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 33 साल के आरोपी का जो आरोपी है वो मंगोलपुरी का रहने वाला है और वहां की एक फैक्ट्री में काम करता है। आरोपी पर पहले के 4 क्रिमिनल केस दर्ज हैं, जिनमें एक हत्या की कोशिश और 2 चोरी के केसेस हैं। बच्ची का एम्स में इलाज चल रहा है और उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को बच्ची का हाल जानने के लिए एम्स पहुंचे थे। केजरीवाल ने परिवार को 10 लाख की मदद देने का ऐलान भी किया है। केजरीवाल ने बताया कि मासूम की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। आने वाले 24 से 48 घंटे उसके लिए काफी अहम है। आपको बता दें कि दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक 12 साल की मासूम के साथ हैवानियत की गई थी। वहीं इस मुद्दे पर दिल्ली कांग्रेस आज सुबह 10 बजे सीएम हाउस पर प्रदर्शन करेगी। हमारे सहयोगी पवन मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, और क्या जानकारी इस खबर को लेकर? हम आपको दिल्ली पुलिस का खुद आंकड़ा आपको हम बता दें कि दिल्ली पुलिस के आंकड़े के मुताबिक हर घंटा दिल्ली में एक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जाता है। यानी 24 घंटे में 24 बलात्कार, तो इस महीने की आप जोड़ लीजिए या फिर पूरे साल के हम कवायद कर दें। आरोपी पकड़ा गया जिस पर हत्या का प्रयास, कई मामले उस पर पहले से ही दर्ज है। मैं कल खुद पीरागढ़ी इलाके में गया था, ऑन द स्पॉट गया था, जहां पर पीड़िता के साथ व्यक्त किया गया था। जो आसपास के लोग हैं वो खुद बता रहे हैं कि आरोपी जो है काफी पुराना अपराधी रहा है, स्नैचिंग में भी वारदात में शामिल रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस की दलील हमें समझ में नहीं आई। उनका ये कहना है कि 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं, उसके बाद आरोपी को पकड़ा गया, लेकिन अभी तक दूसरा आरोपी नहीं पकड़ा गया है। यानी पुलिस के हाथ जो है दूसरा अपराधी अभी तक नहीं पकड़ाया गया है। कैसे है जो बलात्कार का जो मैंने आपको अभी आंकड़ा मैंने बताया कि हर घंटे एक बलात्कार की घटना जो है दिल्ली में होती है, आखिर इसे क्यों नहीं रुकी जाती है? ये तो मामला मीडिया में सामने आया इसलिए इसकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन कई ऐसे मामले हमने देखा है जब पीड़िता थाने पहुंचती है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का उसे बात कहा जाता है। उसे ये कहा जाता है कि सामाजिक परिवेश है, आप कंप्लेंट दर्ज ना कराइए। दिल्ली के कई ऐसी महिलाएं हम संपर्क में किया जब मैं ग्राउंड जीरो पर जब पहुंचा था। इस तरह की वारदात जो है होती है, छिड़खाने की घटनाएं लगातार होती हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई मदद जो है नहीं मिल पाता है। खबर इसको लेकर आज दिल्ली कांग्रेस प्रदर्शन भी करने वाली है।
अब इस मामले आप देखिए कि एक पीड़िता खुद जिंदगी और मौत से जूझ रही है दिल्ली के एम्स अस्पताल में, जिसे एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल कहा गया, जहां डॉक्टरों की भी रूह कांप गई उसके हालात को देख करके। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू, बेटिया बच जाए इसकी कोई दुआ नहीं कर रहा है। अब चूड़ी लेकर के इसके मामले में सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी कांग्रेस। अब फिर बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने इस पर सवाल जरूर उठाए, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ही की जो है केंद्र में शासित है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और दिल्ली पुलिस जो है सरकार के अंडर में नहीं आती है, दिल्ली सरकार के अंडर में। तो कांग्रेस ने हल्ला बोला है, इस मामले में पूरी राजनीति जो है अब शुरू हो चुकी है। शुक्रिया पवन आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नई शिक्षा नीति पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से आयोजित कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। कॉन्क्लेव में पीएम मोदी नई शिक्षा नीति, भविष्य की शिक्षा, रिसर्च जैसे मसलों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, अन्य मंत्री और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि शुक्रवार 7 अगस्त को सुबह 11 बजे मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार पर आयोजित कॉन्क्लेव को संबोधित करूंगा। ये सम्मेलन इस बात पर जोर देगा कि भारत के शिक्षा क्षेत्र में बदलाव से युवाओं को क्या-क्या लाभ होगा। और एक और बड़ी खबर, मनोज सिन्हा आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के तौर पर शपथ लेंगे। श्रीनगर में सिन्हा का शपथ ग्रहण का एक कार्यक्रम दोपहर 12 बजे के आसपास हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ ही प्रशासनिक, पुलिस और सेना के अधिकारियों को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि शपथ के बाद नए उपराज्यपाल अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि जीसी मुर्मू के इस्तीफे के बाद केंद्र ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया है। सिन्हा कल ही श्रीनगर पहुंचे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को केंद्र सरकार ने देश का नया सीएजी बनाया है। शनिवार को राष्ट्रपति भवन में जीसी मुर्मू को शपथ दिलाई जाएगी। गुरुवार को देर शाम उनकी नई नियुक्ति का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि बुधवार शाम को जीसी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। और अब खबर पंजाब से, जहां जहरीली शराब कांड में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ दुख साझा करने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज तरनतारन जाएंगे। इस कांड में 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान कैप्टन के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, डीजीपी दिनकर गुप्ता और मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी सुरेश कुमार भी शामिल होंगे। शराब कांड को लेकर विपक्ष लगातार सीएम पर उंगली उठा रहा था। यहां तक कि कांग्रेस के 2 राज्यसभा सांसदों ने भी इसे लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह के बाद भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस अनुपमा पाठक ने भी सुसाइड कर लिया है। भोजपुरी फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस अनुपमा पाठक ने आत्महत्या कर ली है। 2 अगस्त को उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अनुपमा ने खुदकुशी करने से पहले फेसबुक पर एक 10 मिनट का लंबा वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि क्यों वो आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो गई हैं। अनुपमा पाठक पैसों की तंगी से गुजर रही थी, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। और ये 20 लाख का आंकड़ा पार, राहुल गांधी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। गायब है मोदी सरकार पर तंज कस रहे हैं राहुल गांधी। 20 लाख का आंकड़ा पार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।